का फायदा उठाकर जीन्स टॉप फ्रॉक स्कर्ट पहनकर नाइट शो में पिक्चर देखने चली जाती हैं और 12 बजे लौट कर आती हैं। अरे बहू, आने में बड़ी देर कर दी, भूख के मारे जान ही निकली जा रही है। नीरज की माँ ने खाना तो पैक कर दिया होगा। कहाँ माँ जी, वो इतनी कंजूस है, इतना कहने पर भी खाना पैक नहीं किया। आप चिंता मत करिए, मैं आपके लिए कुछ बना देती हूँ। नहीं नहीं बेटा, इतनी रात में क्या बनाओगी, मुझे तो बस 1 गिलास दूध दे दो। दूध तो खत्म हो गया है अम्मा। अच्छा तो फिर नींबू पानी ही बना दे, पेट में भूख के मारे दर्द हो रहा है। माँ जी घर में नींबू भी नहीं है। तो फिर 1 गिलास पानी दे दे बहू। सुधा मुस्कुराती हुई उसे पानी देती है और सब अपने अपने बिस्तर पर आराम से लेट जाती हैं। तभी दीवार पर किसी के सीटी बजने की आवाज आती है। सभी हंसने लगती हैं। राधा, आ गया तेरा मजनू। अरे अभी आपके दीवाने भी आते होंगे। कविता धीरे से उठकर बाहर चली जाती है। अरे बहू, ये रोज इसी समय सीटी की आवाज आती है पीछे की दीवार से। अरे कुछ नहीं माँ जी, उधर एक बिल्ली ने बच्चे दिए हैं। अच्छा सो जाओ, तुम चारों की चिंता लगी रहती है। हे राम, मैंने क्या पाप किया था जो मुझे कोई नहीं मिला। कल सब्जी वाला मुझे देखकर हंस रहा था। कल बड़े गले का ब्लाउज पहनकर सब्जी लेने जाऊंगी, वो ना नहीं कर पाएगा। अरे हाँ रे, दूध वाले के सामने मैं फिसली, उसने मुझे बचा लिया। बस उसके बाद बन गया मेरा दीवाना। अगले दिन सुबह फोन की घंटी बजती है। अरे बहू, सूरज सर पर चढ़ाया, कोई आवाज नहीं आ रही, कहाँ हो? सभी छोटे छोटे कपड़े पहनकर सो रही थी। नीता की आवाज से आंख खुली। नहा रहे थे माँ जी, अभी सुबह के 5 बजे हैं, आप सो जाओ। अरे देख, कब से फोन की घंटी बज रही है। राधा मुंह बनाते हुए उठती है और फोन नीता को दे देती है। हेलो, हाँ बेटा, कैसा है? अरे वो तुम लोग आ रहे हो, कल पहुंच जाओगे? बहुत अच्छा, जल्दी आ जाओ। हाँ, बहुएं ठीक है। नीता की बात सुनकर चारों बहुओं के पैरों के नीचे से धरती खिसक जाती है। सब अपने अपने बॉयफ्रेंड्स को फोन करने लगती हैं। हेलो डार्लिंग सीताराम, इस बार दूध के लिए आना तो चुपचाप चले जाना, कल मेरे पति आ जाएंगे। अरे दीदी, उस ड्राइवर का फोन ही नहीं लग रहा है। तू जान, तेरा काम जाने। उन सब के पति आ जाते हैं। अरे माँ, पूजा में इतना कूड़ा करकट, घर में दिया नहीं जलाती क्या? चारों तरफ गंदे कपड़े पड़े हुए हैं, लगता है कितने दिनों से घर में झाड़ू नहीं लगी। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? मेरी बहुएं तो सुबह 5 बजे उठकर ही मंदिर का दिया जला देती हैं, फिर घर के कामों में लग जाती हैं। ठीक है माँ, अगर तुम कहती हो तो यही सच होगा, पर घर देखकर तो लगता है सालों से सफाई नहीं हुई। बहुओं ने जल्दी जल्दी खाना बनाया। सब कुछ ठीक से चलता है, लेकिन रात के 11 बजे दीवार के पीछे से सीटी की आवाज आने लगती है। अरे ये सीटी की आवाज कैसे आ रही है? और तू क्यों डर रही है, क्या बात है? नहीं जी, ऐसी तो कोई भी बात नहीं है। वो तो मुझे इस आवाज से डर लग रहा था, कहीं कोई भूत चुड़ैल ना हो, इसलिए डर गई। चारों भाई डंडा लेकर बाहर निकलते हैं और सीटी बजाने वाले ड्राइवर को पकड़कर पीटते हैं। अरे भैया, काहे हमको इतना मार रहे हैं? हम तो राधा भाभी के बुलाने पर ही आए थे। अच्छा तो ये बात है, अभी ठीक करता हूँ। राधा का पति घर आकर राधा को एक डंडा मारता है। अरे केवल हम ही पिटाई खाएंगे? सुधा भाभी का दूध वाला, कविता भाभी का फूल वाला भी तो है, उनकी भी तो खबर लीजिए। अरे भैया, अपनी चोरी पकड़ी गई तो हम पर दोष लगा रही है। हम तो घर के बाहर निकलते ही नहीं है, चाहे अनीता से पूछ लो। हाँ भैया, हम तीनों तो अम्मा जी की सेवा में ही रहते थे, आप अम्मा जी से ही पूछ लो। हाँ रे, ये सब मेरे आसपास ही रहते हैं, बेकार में शक मत कर। तभी कबाड़ी वाला आता है और कहता है, अरे अनीता भाभी, जाओ जल्दी से शराब की सारी बोतलें दे दो, वरना कोई देख लेगा। शराब की बोतल? तो इसका मतलब तुम लोग शराब भी पीती हो? अरे ये इतने सारे छोटे छोटे कपड़े किसके? अब समझ में आया, माँ के अंधेपन का फायदा उठाकर तुम लोग किस तरह से निर्लजता कर रही हो। अभी ये सब हो ही रहा था कि नीरज की माँ आती है और नीता से कहती है, ये क्या दीदी, तू शादी में नहीं आई और ना ही बहुओं को भेजा, मैं तुम्हारा इंतजार ही करती रही। अरे रहने दे, मेरी चारों बहुएं गई थीं, उस दिन तो मुझे भूखा ही सोना पड़ा, तूने मेरे लिए खाना भी नहीं भेजा। हाय दैया, मैं क्यों झूठ बोलूंगी, तू नहीं आई तो तेरी खबर लेने आई थी। राम जाने तेरी बहुएं कहाँ गई थी और कहाँ से लौट कर आई, मेरे घर तो ना आई कोई। चाची तुम जाओ, हमें सब समझ में आ गया है, माँ के अंधेपन का फायदा उठाकर यहाँ पर क्या खेल खेला जा रहा है। हम तुम्हें एक भी दिन साथ रखने को तैयार नहीं है, तुम सब अपने मायके लौट जाओ। चारों बहुएं अपनी सास का पैर पकड़ लेती हैं और उनसे माफी मांगते हुए कहती हैं, सासू माँ, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई
और अब हमें इसका फल भी मिल गया, उसकी सजा भी मिल गई। हमें माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। ठीक है, तुम तो मेरे घर की लक्ष्मी हो। याद रखना, इस बार गलती हुई तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। उस दिन के बाद से अंधी नीता के घर सब कुछ ठीक हो गया। सुबह की पूजा से लेकर रात के खाने तक बहुएं अपनी जिम्मेदारी समझकर अपने काम करने लगी और सब खुशी खुशी रहने लगे। लगता है, मगर फिर अचानक ही महेश बीमार पड़ जाता है और उसकी तबीयत बिगड़ती जाती है। पार्वती, अब हमारे ढाबे का क्या होगा? आप चिंता मत कीजिए, मैं और बल्लू ढाबे को संभाल तो रहे हैं। पार्वती ठीक कह रही है बेटा, तू ढाबे की चिंता छोड़कर अपनी सेहत पर ध्यान दे। पार्वती बल्लू की मदद से ढाबे को अच्छे से चला रही थी। ढाबे पर खाना खाने वाले ग्राहकों की भीड़ भी लगी रहती थी, मगर तभी एक नई विपदा सिर पर आन पड़ी। एक दिन अचानक ही महेश की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। देखिए, हमें इनके ब्रेन का ऑपरेशन करना पड़ेगा और इसमें लाखों का खर्च आएगा। लाखों की बात सुनकर पार्वती और गायत्री का कलेजा बैठ जाता है। वे पैसे का इंतजाम करने के लिए मजबूर होकर अपना ढाबा बेच देती है और फिर सारा पैसा महेश के इलाज पर खर्च हो जाता है। पार्वती बेटा, जो भी हमारे पास था वो सब तो महेश के इलाज में चला गया। अब कैसे गुजारा होगा भला? माँ जी, ये ठीक हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिन बाद महेश ठीक हो जाता है और डॉक्टर उसे अस्पताल से छुट्टी देते हुए पार्वती से कहता है, देखिए, इनको 6 महीने तक कोई भी मेहनत का काम नहीं करना है और रेगुलर दवाइयाँ भी खानी है। ये कहकर डॉक्टर महेश को अस्पताल से छुट्टी दे देता है और पार्वती पर संकट आते रहते हैं। कुछ दिन बाद घर में खाने के लाले पड़ जाते हैं। अब क्या करे बहू, घर में खाने के लाले और ऊपर से महेश की दवा का खर्च कहाँ से पूरा पटेगा? आप चिंता न करें माँ जी, मैं कोई काम करूंगी और सब ठीक हो जाएगा। पार्वती खूब सोच विचार करके
भविष्यवाणी जल्दी ही सच हो जाती है। धीरे धीरे सोशल मीडिया और टीवी वालों का ध्यान पार्वती और बल्लू के साइकिल ढाबे की तरफ जाता है और वे उसके ढाबे पर मंडराने लगते हैं। क्या आप बता सकती हैं कि आपको ये ढाबा बनाने का यूनिक आइडिया कहाँ से मिला? गरीबी और मजबूरी से आया भाई। और ये बंदर? ये बंदर हमारे प्यार और अपनेपन का फल है भाई। वाह वाह, क्या अमेजिंग कॉम्बिनेशन है। कुछ समय और बीत जाता है। इस बीच पार्वती का साइकिल ढाबा शहर का मशहूर स्ट्रीट फूड पॉइंट बन जाता है और उसकी कमाई दिनों दिन बढ़ती जाती है। माँ जी, ईश्वर की कृपा से अब हमारी कमाई महेश के ढाबे से भी कई गुना ज्यादा हो रही है। हाँ बेटा हाँ, ये सब तो तेरी मेहनत का फल है। मेरी मेहनत के साथ साथ इस बल्लू की मेहनत का फल भी कहिए माँ जी। ये साथ ना देता तो शायद मैं यहाँ तक कभी ना पहुँच पाती। ये सुनकर गायत्री बल्लू को बहुत आशीष देती है। फिर कुछ दिन बाद महेश ठीक हो जाता है और पार्वती के साइकिल ढाबे की कमाई से वो दोबारा एक नया और शानदार ढाबा बनाता है। महेश अपने इस ढाबे का नाम पार्वती और बल्लू का साइकिल ढाबा रखता है। बहू, अचार ले लो अचार, सास की तरह तीखा, ननद की तरह मसालेदार। एक बार खाकर देखो, बनाओ खाना लज्जतदार। अचार ले लो अचार। अरे इंद्राणी, मेरा बेटा अमेरिका से आया है, पर तेरे पिछले साल के कटहल के अचार का स्वाद नहीं भूला। लो जी, कर लो बात। यूं ही भूल गए तो फिर इंद्राणी के अचार में मजा ही क्या। मैंने भी तो कटहल का अचार डाला है। मयंक से कहो मेरे हाथ का भी चक्कर देखे। अरे नाना गीता, ऐसी कोई बात ना है। मैंने तो खुद ही कटहल का अचार बनाया है, लेकिन ये मयंक है ना, उसे किसी के हाथ का अचार अच्छा ही नहीं लगता। दैया रे दैया, वाह रे हमरे मयंक भैया। अरे 1-2 दिन में अचार भिजवा दूंगी, कह देना उससे। इंद्राणी चाची के होते चटकारे लेने में कमी ना होगी। सुरभि की पड़ोसन गीता अपने पति से कहती है, अपनी बेटी के लिए मयंक का रिश्ता बहुत अच्छा है जी। जाना सुना लड़का है और कोई मांग भी नहीं। अरे मयंक कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में जनरल मैनेजर है। वो भला मध्य वर्गीय लड़की से शादी क्यों करेगा? अरे मोरी मैया, इसका मतलब तुमने अब तक अपनी पत्नी को समझा ही नहीं। इस मयंक को तो मैं अपना ही दामाद बनाऊंगी। हाँ। अगले दिन इंद्राणी अपनी बेटी स्मृति के हाथ अचार भिजवाती है। स्मृति काफी खूबसूरत और पढ़ी लिखी और सुलझी हुई लड़की होती है। अरे ये तो बहुत सुंदर है, इसका पत्ता काटना होगा, वरना रागनी का पत्ता ही कट जाएगा। अरे कहाँ जा रही हो? माँ ने अचार भिजवाया था काकी, वही देने जा रही हूँ। अच्छा, ला ला, मैं दे दूंगी, मुझे दे दे। गीता अचार में बहुत सारी मिर्च और नमक मिला देती है, फिर बाहर आकर बोलती है, अरे ओ स्मृति, तू ही ले जा। अभी याद आया, मुझे तो थोड़ा काम है। ले जा। कोई बात नहीं काकी, मैं ही ले जाती हूँ। स्मृति सुरभि के घर पहुँचती है। सुरभि काकी, कहाँ हैं आप? माँ ने अचार भिजवाया है, कहाँ रख दूँ? अरे कौन है? अच्छा स्मृति, अरे मयंक स्टडी में बैठा होगा, उसके हाथ में अचार दे आ, वरना मेरा सर खा जाएगा। स्मृति स्टडी रूम के अंदर जाती है और दूसरी तरफ से मयंक बाहर आ रहा होता है। दोनों टकराते हैं और अचार का कुछ मसाला मयंक की शर्ट पर गिर जाता है। इस तरह घर में क्यों घुसी चली आ रही हो? मेरी पूरी शर्ट गंदी कर दी। अब मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो सिर्फ ये कटहल का अचार देने आई थी। अब सॉरी। कटहल का अचार? जरा देखूं। ओह माय गॉड, ये तो बिल्कुल जहर है, जहर। क्या हो गया काकी को? इसे खाना असंभव है, वापस ले जाओ। अब हाँ, मैं माँ को बता दूंगी, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। अब मयंक की नजर सहमी हुई स्मृति पर पड़ती है और वो उससे नजर नहीं हटा पाता। मैं स्मृति हूँ, आई एम वेरी सॉरी कि मेरी वजह से आपकी शर्ट गंदी हो गई। अरे नहीं आई एम सॉरी, एक्चुअली मैंने देखा नहीं, गलती मेरी है, मैं चलता हूँ। स्मृति की साड़ी का पल्लू मयंक के गले से छू जाता है। उसकी गंभीरता को देखकर मयंक उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। मयंक बेटा, चल तेरे लिए खाना परोस देती हूँ, अब अपना फेवरेट अचार भी खा लेना। हाँ।
माँ अचार बहुत ही तीखा है, मैं नहीं खा सकता। वैसे भी उसके मसालों से मेरी शर्ट बर्बाद हो गई। ये जरूर स्मृति की गलती होगी। इस लड़की को ना जाने कितना गुरूर है। ऐसा क्यों कह रही हो माँ, क्या हुआ? पूरे शरीर से अचार के मसाले की बदबू आती है, पर नखरे ऐसे हैं जैसे कोई राजकुमारी हो। लेकिन माँ वो बहुत सुंदर है, वो किसी राजकुमारी से कम भी नहीं है। मयंक की बात सुनकर सुरभि को स्मृति से जलन होने लगती है। कहीं मयंक को स्मृति पसंद तो नहीं आ गई है। हे भगवान, क्या अचार वाली की बेटी मेरी बहू बनेगी अब? नाग पंचमी के मेले में मयंक मन बहलाने जाता है, जहाँ उसे स्मृति दिखाई देती है। चुपचाप वो उसकी ओर देखते हुए सोचने लगता है, इतनी प्यारी लड़की है, उसके चेहरे पर कितना भोलापन है, जरा सा छल कपट भी नजर नहीं आता। बात करके देखता हूँ। अरे आप देखिए, खूबसूरत लड़कियों को मेले में अकेले नहीं घूमना चाहिए। अब जी ऐसी बात नहीं है, वो तो बस यूं ही माँ के साथ आई हूँ। अरे तो आप मेला घूमने नहीं आई हैं? जी वो आपको माँ के हाथ के बनाए अचार पसंद है ना, खासकर कटहल का अचार। जब अचार बनाने वाले के हाथ आपकी तरह मसालेदार होंगे तो अचार तो मजेदार बनेगा ही। मुझे अचार वाली भी पसंद है। आप वो माँ ने यहाँ पर अचार की दुकान लगाई है, आप आइए ना। कटहल के तो कई तरीके के अचार हैं, सूखा अचार, मसाले वाला अचार, अचार खट्टा मीठा अचार, मेरा मतलब खट्टा मीठा अचार, कटहल का अचार। आओ आओ बाबूजी, तुम्हारे कदम बहुत शुभ हैं। मुझे अभी अभी अचार का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। हाँ चाची, तुम्हारे घर तो लक्ष्मी जैसी बेटी है, लक्ष्मी तो आएगी ही। स्मृति पर अपना प्रभाव डालने के लिए मयंक कई तरह के अचार खरीद लेता है और कहता है, अरे चाची, तुम इतना स्वादिष्ट अचार बनाती हो, अमेरिका में मैं इनके बिना कैसे रहूँगा? अरे तो इसमें क्या बात है बिटवा, ब्याह कर लो, तुम्हारी दुल्हनिया को भी सिखा दूंगी, फिर खाते रहना अचार अमेरिका में। मयंक घर पहुंचता है और उसके हाथ में इतने सारे अचार देखकर सुरभि को अंदाजा हो जाता है कि दाल में कुछ काला है। वो कहती है, ये क्या, तू तो कटहल के सिवा कोई अचार खाता ही नहीं, फिर इतने अचार क्यों ले आया है? अरे माँ, मैं तो तुम्हारे लिए अचार वाली भी लाने वाला हूँ, तू बस हाँ कह दे। क्या बकवास कर रहा है, मैं समझी नहीं कुछ। सुरभि घर के दरवाजे पर सर पकड़कर बैठ जाती है। गीता पूछती है, क्या हुआ भाभी जी, ऐसे क्यों बैठी हो? सब ठीक तो है ना? मेरा तो दिल घबराने लगता है तुम्हें उदास देखकर। अरे क्या बताऊं, जिसका डर था वही हुआ। मुझे तो लगता है मयंक का दिल उस अचार वाली की बेटी पर आ गया है। हाय राम, क्या कह रही हो भाभी जी? मैंने तो पहले ही कहा था मयंक का रिश्ता मेरी रागिनी से कर दो, नाक तो कटने से बच जाएगी कम से कम। सुरभि 2 दिनों के बाद मयंक से कहती है, बेटा मैं बूढ़ी हो गई हूँ अब, क्या भरोसा मेरी जिंदगी का अब। ऐसा मत बोल माँ, तेरे सिवा मेरा कोई भी नहीं है, तू तो मेरा भगवान है। अगर तू सच बोल रहा है तो फिर रागिनी से शादी कर ले बेटा। माँ तुम जानती हो ना मैं स्मृति से शादी करना चाहता हूँ। लेकिन ये तो बता, रागिनी में ऐसी क्या कमी है? दूर क्या जाना माँ, बस इतना ही बता दो, क्या रागिनी स्मृति की तरह अचार बना सकती है? देख मयंक, अगर यही बात है तो रागिनी और स्मृति दोनों की अचार बनाने की प्रतियोगिता करवा देते हैं। हाँ, सुरभि और गीता अचार बनाने की प्रतियोगिता रखती हैं, जिसमें रागिनी और स्मृति दोनों ही भाग लेती हैं। देख गीता, अब तुझे ही संभलना होगा। अगर रागिनी की शादी मयंक से कराना चाहती है तो स्मृति को प्रतियोगिता जीतनी नहीं चाहिए। स्मृति बेटा, इधर आ जरा, अपना अचार तो टेस्ट करा। इसमें तो मिर्च बहुत कम है, नमक भी बढ़ाना होगा। चिंता मत कर, मैं हूँ ना तेरी मदद करने के लिए। बार बार ऐसा करके गीता स्मृति का अचार बिल्कुल खराब करवा देती है, जिसके कारण रागिनी प्रतियोगिता में जीत जाती है। लो, हो गया दूध का दूध, पानी का पानी। ये है अंगूठी और इसी समय रागिनी के हाथ में पहना दे बेटा। मयंक मजबूरी में रागिनी के हाथ में अंगूठी पहना देता है। माँ, मैं 6 महीने के लिए शहर जा रहा हूँ, मुझे एक नए सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग लेनी है। अब तो तुम्हारी देखभाल के लिए रागिनी भी है,
अपना ध्यान रखना। मयंक अपना बैग उठाकर घर से चला जाता है। मयंक के जाने के कुछ दिनों बाद इंद्राणी स्मृति के साथ सुरभि के घर के सामने से गुजरती है। क्यों इंद्राणी, आजकल अचार बेचने नहीं आती हो? अरे क्या बताऊं भाभी जी, मयंक लल्ला तो हमारे लिए बड़े ही शुभ हैं। उनके पैर रखते ही हमें 50 किलो अचार बनाने का ऑर्डर मिला है। 50 किलो? अरे अकेले भला इतना अचार कैसे बना पाएंगी आप? ना ना भाभी, तुम नहीं जानती, मैं तो बस अचार में मसाला मिलाती हूँ, पूरी नाप तोल तो वही करती है। तभी इंद्राणी का फोन बजने लगता है। हेलो, हाँ, क्या कहा? आप दादी अम्मा अचार कंपनी से बोल रहे हैं? अच्छा, आपको हमारे कटहल का 40 किलो अचार चाहिए, वो भी 15 दिन के अंदर। इंद्राणी हाथ जोड़कर जल्दी जल्दी बाजार की तरफ जाने लगती है। तभी सुरभि का बदन कांपने लगता है और उसे तेज बुखार आ जाता है। अरे काकी, क्या हुआ आपको? आप तो कांप रही हैं। आपका शरीर तो तप रहा है, लगता है बहुत तेज बुखार है। आप मेरे साथ डॉक्टर के यहाँ चलिए। नहीं नहीं बेटा, मेरी होने वाली बहू रागिनी पास ही रहती है, उसे बुला लूंगी, तुम बस मेरा फोन लगा दो। इंद्राणी फोन लगाकर सुरभि को दे देती है और उसे घर में ले जाती है। हेलो बेटा रागिनी, मेरी तबीयत बहुत खराब है, शरीर कांप रहा है और तेज बुखार भी लगता है, मुझे डेंगू हो गया है। मयंक भी घर पर नहीं है, क्या तुम आ सकती हो अभी? रागिनी फोन काट कर अपनी माँ से कहती है। ये क्या माँ, मैं किसी की नौकरानी बनने नहीं जा सकती। तुम तो कहती थी मयंक से शादी करके मैं अमेरिका चली जाऊंगी और रानी की तरह राज करूंगी, और यहाँ देखो नौकरानी बन गई हूँ मैं। अरे तू चुप रह, मैं बात करती हूँ। हेलो, हाँ सुरभि बहन, रागिनी आने के लिए तैयार हो रही थी, अब कि अचानक ही उसका पैर फिसल गया। मेरी कमर में भी बहुत दर्द है, वरना मैं ही आ जाती। आपको किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, जब तक आप ठीक नहीं हो जाती मैं यहीं रहकर आपकी सेवा करूंगी। मैंने तो तेरे साथ प्रतियोगिता में कितनी नाइंसाफी की, फिर भी तू मेरी सेवा करना चाहती है। मैं वो सब भूल चुकी हूँ चाची, इंसानियत से बड़ा कुछ भी नहीं होता। नहीं नहीं, कितनी मेहनत करने के बाद अब तुम्हारे पास अचार के ऑर्डर आए हैं, तुम अपने ऑर्डर पूरे करो, जाओ। जब तक मयंक बाबू घर वापस नहीं आ जाते मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। कहीं नहीं जाएंगे हम, अरे हम पड़ोसी हैं, कोई दुश्मन थोड़ी हैं। स्मृति सुरभि की बहुत सेवा करती है, लेकिन रागिनी उसे एक भी दिन देखने नहीं आती। कुछ दिनों बाद घर के बाहर कार रुकती है। अरे कहाँ हो बहन, मुझे 10 लाख का चेक मिला है, अचार कंपनी की तरफ से बाजार में हमें एक बड़ा शोरूम दिया गया है। हमारी तो किस्मत ही बदल गई बहन। इंद्राणी, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, मैं तुमसे एक छोटी सी चीज मांगना चाहती हूँ, अपनी स्मृति को मेरी बहू बना दो बस। इंद्राणी को विश्वास नहीं होता। सुरभि उसे गले लगा कर कहती है। अरे मेरी अचार वाली, आज से तू समधन हुई, आज के बाद मेरे यहाँ आने वाले अचार सबसे ज्यादा चटपटे होने चाहिए, समझी? अरे अचार वाली सासू माँ, सब कुछ भूल जाना, पर मेरे कटहल का अचार पैक करना मत भूलना, क्योंकि कटहल के अचार नहीं तो मेरे जीवन में चटपटे स्वाद भरे हैं। और इसी तरह से सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। आ गए आप? आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना, और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें।